हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा आज का वीडियो है मुगल साम्राज्य के जितने भी विद्रोह के माध्यम से स्थापित राज्य हुए, ठीक है, उनकी हम बातें करेंगे। जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मराठा साम्राज्य शक्तिशाली उसमें रहता है, हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है इसी बात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, औरंगजेब ने 1686 में मराठा साम्राज्य पर हमला किया था, ठीक है। और वहां पर इसने संभाजी, ठीक है, संभाजी को मार दिया था, ठीक है। और उनके बेटे, संभाजी के बेटे का नाम है साहू जी, और क्या नाम है, उनकी पत्नी को इसने कैद कर लिया था, ठीक है। ये साहू जी उस टाइम केवल 7 वर्ष के थे। अब उसके बाद ये कैद के लिए जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो ये रिहा कर दिया गया, ठीक है। मुगल बादशाह जो बना वो उसने रिहा कर दिया। इस रिहा करने के बाद क्या हुआ, जैसे कि मेन उद्देश्य क्या थे मुगलों की, कि रिहा क्यों किए, इतने सालों 17-18 साल इसने कैद में रखा, तो फिर क्यों रिहा किए। रिहा करने का इसलिए था क्योंकि ये मराठा साम्राज्य दिन पर दिन उन्नति कर रहा था, ठीक है, शक्तिशाली बनता जा रहा था, और कंडीशन था फुट डालने का, ठीक है, मराठा शक्ति पर फुट डालने का, ठीक है। अब देखिए, फुट डालना क्यों चाहते थे मैं बता रहा हूं। पहले कारण था कि वह शक्तिशाली, दूसरा क्या था कि जो संभाजी के, साहू जी के चाचा, चाचा थे राजा राम। अब राजा राम की जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, ठीक है, ताराबाई यह शासन कर रही थी, ठीक है। अपने बेटे को, अपने अल्पायु बेटे को गद्दी बैठा दी थी शिवाजी नाम से, ठीक है, शिवाजी द्वितीय नाम से इसने अपने अल्प आयु बच्चा था इनका, उसको गद्दी बैठाकर और यही शासन संभाल रही थी ताराबाई, ठीक है। अब जैसे ही यह रिहा किए, ठीक है, मुगलों ने इनको रिहा किया, ठीक है, साहू जी को रिहा किया। जब ये साहू जी जब आए तो ये विद्रोह कर दी। अब विद्रोह कर दी अपने बेटे को लेकर, ठीक है, क्योंकि अब इसी में विद्रोह जब हुआ तो ताराबाई और साहू में संघर्ष हुआ, ठीक है, कि तब कुछ लोग ताराबाई के साथ थे और कुछ लोग साहू जी के साथ थे। अब संघर्ष हुआ। एक खेड़ मैदान है, ठीक है, खेड़ नामक मैदान है, खेड़ नामक मैदान में, मतलब क्षेत्र में युद्ध हुआ 1707 में युद्ध हुआ। और क्या हुआ कि साहू जी विजयी रहे, ठीक है, साहू जी विजय हो गए। और विजय होने के बाद इन्होंने अपने सतारा को इन्होंने केंद्र बनाया, ठीक है, ये सतारा में। और ये ताराबाई ने हार नहीं माना, और ये पराजित तो हो गई थी युद्ध में, लेकिन हार नहीं माना। इन्होंने कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर जाकर अपना नया गद्दी में स्थापित करती है, नया वहां का शासन करती हैं कोल्हापुर में से, ठीक है। हार नहीं मानती हैं, पराजित तो हो जाती हैं युद्ध में, लेकिन हार नहीं मानती हैं, वहां जाकर शासन करने लगती हैं। तो दो गुटों में मराठा साम्राज्य बट गया, जो कि मुगल चाहते थे। थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन हालांकि ऐसा कमजोर हुआ नहीं, बल्कि जो पेशवा का है आगे मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है। संघर्ष हुआ। अब जैसे ही यह साहू जी विजय हुए, और विजय होने के बाद इन्होंने छत्रपति का अपना 1708 में इन्होंने राज्याभिषेक किया। छत्रपति शिवाजी साहू जी कहलाने लगे, ठीक है। साहू जी कहलाने लगे तो इन्होंने एक अपना पीएम रखा। पीएम पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पेशवा को हुई पीएम बोलते थे, ठीक है, पेशवा को ही पीएम। तो इन्होंने पेशवा नियुक्त किया, ठीक है, और उससे पेशवा को ही इन्होंने सारा अपना जो शासन की बागडोर होता, जैसे कि आज का पीएम, वो सारा चीज इन्हें सौंप दिया। और सतारा जो केंद्र बनाया था वहां बैठकर ये शासन का अपना देखते रहते थे, और मेन कार्य जो करते थे वह पेशवाई करते थे, ठीक है। शासन का प्रबंध पेशवा को सौंप दिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से ही पेशवा की शुरुआत हो जाती है, यहां से ही 1708 से ही पेशवा की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, अब इसी में ही पेशवा शुरुआत हो गया। तो 1713 में ये एक ये जो योग्य पेशवा उन्होंने नियुक्त किया बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को उन्होंने नियुक्त किया 1713 में, ठीक है। अब ये यहाँ से ही ये फिर यह पेशवा वंशानुगत हो जाती है, ठीक है। यहाँ से ही इनके बाद जब बालाजी विश्वनाथ हुए तो यहाँ से ही वंशानुगत हो जाती है, ठीक है। अब ये बहुत कूटनीतिक क्षमता इनके अंदर रहती है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मतलब कि योग्य थे पूरा पीएम बनने लायक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पूरा ये शाही जितने भी मराठा सरदार थे उन सबको इसने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ जी ने ये साहू के पक्ष में कर दिया, ठीक है, साहू के पक्ष में कर दिया, जो कि पहले किसमें थे, ताराबाई के संपर्क में थे, ताराबाई के साथ थे, ठीक है।
अब देखिए इतना इन्होंने किया तो इनको बोला जाने लगा कि यह शिवाजी के बाद दूसरे संस्थापक है। कौन? बालाजी विश्वनाथ दूसरे संस्थापक है किसके? मुगल, अरे सॉरी, मराठा साम्राज्य के। ठीक है। अब सैयद, इन्होंने देखिए बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का साथ दिया था। ठीक है। सैयद बंधुओं, मैंने जब अपने फारूक सियर के बारे में बताया था, फारूक सियर के बारे में, तभी मैं बताया था कि सैयद बंधुओं का साथ मराठा देते हैं। मराठा जब दिए तो इन्होंने सैयद बंधुओं को क्यों हुआ? क्योंकि फारूक सियर को उसने गद्दी से अबदस्त कराया और ठीक है, अबदस्त करा दिया था। सैयद बंधुओं को हम बोलते हैं किंग मेकर। ठीक है। आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो पता होगा आपको। तो हटा दिया। और देखिए 1720 में हमारा बालाजी का क्या हो जाता है? बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो जाता है 1720 में। अब देखिए उसके बाद इनका पुत्र बनता है। ठीक है। तुरंत बाद साहू जी ने इनके पुत्र को नियुक्त किया। इनके पुत्र का नाम है बालाजीराव प्रथम पेशवा बना। ठीक है। बाजीराव प्रथम, ये पूरा नाम है बाजीराव प्रथम, पूरा नाम है बाजीराव प्रथम पेशवा बना। यह 1720 से 1740 तक रहा। ठीक है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, नेता कह सकते हैं, पीएम, और प्रतिभावान था। यह देखिए हिंदू का समर्थन पाने के लिए, ठीक है, हालांकि इसका पूरा जो था मतलब कि टारगेट था कि उत्तर भारत पर पूरा कब्जा करना। ठीक है, मुगलों को हटाना, ये पूरा करना चाहता था। इसी की एवज में उसने रणनीति बनाई थी कि हिंदू को अपने तरफ करने के लिए। ठीक है, तो इसने हिंदू पद पातशाही भी इसे बोला जाता है, हिंदू पद पातशाही, क्योंकि हिंदू को समर्थन था। ठीक है। अब देखिए इसने फिर शिवाजी के बाद इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रतिपादक भी बोला जाता है, क्योंकि इसने बहुत मतलब कि संभाजी के और शिवाजी के बाद इसने ही, बाजीराव ने ही इस पद्धति को पुनः लागू किया और बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रतिपादन किया, क्या बोलते हैं कि लागू किया लोगों पर। ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, इसने फिर हैदराबाद के जो था नवाब था निजाम उल मुल्क, ठीक है, इस पर हमेशा ये हमला करता रहते थे। ठीक है, हमला करता रहता था और नियंत्रित करने का प्रयास करता था। ठीक है, और इसी से परेशान होकर उसने संधि कर दिया। ठीक है, इसमें मराठों से निजाम ने क्या किया, संधि किया और चौथ देने का वादा किया और एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया, अपने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। और चौथ के साथ वार्षिक चौथ, आप जानते हैं चौथ दिया जाता है, एक चौथाई, एक साल में आपने का जितना वार्षिक आय है उसका एक चौथाई, 1/24 25 दिया, देने को बोला संधि में। अब देखिए इसने पुर्तगालियों के साथ भी अभियान किया बाजीराव ने। अभियान में इसने सालसेट के संधि और बसीन पर कब्जा, ठीक है, संधि नहीं कब्जा ही बोलते हैं। ठीक है, संधि नहीं किया, सालसेट और बसीन पर कब्जा कर लिया बाजीराव ने, मराठों को कब्जा हो गया। अब मराठों राज्य के जो इतना जब अपना लिया इन्होंने क्षेत्र पूरा, क्योंकि मराठों ज्यादा क्षेत्र था नहीं, उनका बस यही था गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना, उस क्षेत्र से चौथ स्वदेश मुखी ले लेना। ठीक है, इसने मराठा राज्य को साम्राज्य में तब्दील कर दिया। ये याद रखिएगा पॉइंट, बाजीराव प्रथम। ठीक है, आगे देखिए इसने, बाजीराव प्रथम ने एक वाक्य बोला, उसने बोला कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। समझ रहे हैं इसका मतलब कि मेन जड़ पे फोकस करिए, अगल बगल जितनी भी शाखाएं हैं वो मिट जाएंगी। समझ रहे हैं, ये मुगलों के तरफ से इनका इशारा था। ठीक है, और फिर बाजीराव के 1740 में मृत्यु हो जाता है और बाजीराव के अंत तक मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और भी छोटे छोटे राज्य इसके अंदर आ गए थे मराठा के अंदर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि कौन पेशवा बना कौन नहीं। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 1740 में मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बनता है, जिसे नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये पेशवा बनता है उसके बाद 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो सारा का सारा जो जिम्मा रहता है शासन प्रशासन का, वो सारा बालाजी बाजीराव पेशवा मतलब कि पेशवा पर आ जाता है और पेशवा ही सर्वोपरि हो जाता है। ठीक है, सारी शक्ति इसी के पास, पेशवा ही सर्वोपरि। ठीक है, यहाँ से पेशवा का औदा उसका सब कुछ एकदम सर्वोपरि हो जाता है। अब आगे देखिए यहाँ पर 1757 में मुगलों द्वारा मराठों में सहयोग, दरअसल की बात ये क्या हुआ कि सहयोग की बात नहीं है। 1757 में मुगलों द्वारा मराठों में सहयोग क्या मतलब कि सहयोग नहीं दिया गया। दरअसल बात क्या था कि जो मराठा शक्ति थे वह
अटक से कटक वाला जो सीन था, मतलब कि कटक से अटक, ये वाला जो अब सुना होगा आप लोगों ने, इसने उत्तर भारत के अफगान राज्य जो था रोहिला वाला, वहां तक इसने कर लिया था। और ये क्या करते, उत्तर भारत में जाते थे, कब्जा करते थे, कब्जा करने के बाद लोग कुछ करते नहीं थे, बस 14 मुखी और जबरदस्ती घुस जाते थे, ठीक है, और ये करते थे। अब इसी में क्या हुआ कि ये मुगलों द्वारा मराठों का सहयोग नहीं, विरोध होने लगा, ठीक है। मराठों 1757 में मुगलों द्वारा मराठों का विरोध, ठीक है, विरोध होने लगा। अब इसमें केवल ये नहीं, मुगलों का विरोध मतलब कि ये नहीं कि केवल इसमें मुगल साम्राज्य वाले थे, ठीक है, मोहम्मद शाह, ये सब नहीं। दरअसल कि इसमें क्या था, 57 में कि अफगान भी थे, रोहिला भी थे। 1757 में बहुत सारे राजपूताना जो स्वतंत्र थे ये लोग भी थे, ठीक है। अब इसी के बीच में क्या होता है कि इसने क्या कर गया कि मराठों ने इसका अहमद शाह अब्दाली का ने आक्रमण करके पंजाब पर विजय प्राप्त की थी और अपने बेटे तैमूर को वहां का सूबेदार बनाया था। मराठों ने पंजाब पर आक्रमण करके उसके बेटे को वहां से भगा दिया, ठीक है। भगा दिया, भगा दिया तो उसके बदला लेना चाहता था। और इसकी सेना भी कुछ ठीक नहीं थी, जैसे अपने सेना को धन के से ही संतुष्ट करना चाहता था। और जितने भी अफगान और पश्चिमी जो आक्रमण हुए हैं इंडिया पर, भारत पर हुआ था, उस सबका था लूटना, ठीक है, सबका टारगेट था भारत को लूटना। इसका भी वही मंशा थी, ठीक है। और इसके देखिए जब ये मुगल द्वारा ये मराठों का विरोध हुआ तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक थे सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला, और एक थे नजीबुद्दौला, ठीक थे, ये अवध के, ये रुहेला के, ठीक है, ये अवध का था नवाब, ये था रुहेला का। ये जो कि काफी करीब था, ये क्या था, मीर बख्शी था, मीर बख्शी सेनापति, ये इसको नियुक्त किया था, क्योंकि सबसे पहले नजीबुद्दौला ने ही इसको आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था अहमद शाह अब्दाली को, ठीक है। और सुजाउद्दौला भी इसको न्योता दिए थे, सुजाउद्दौला पूरा इसका साथ देते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का। नजीबुद्दौला तो ही हालांकि इसका सेनापति रहता है, मीर बख्शी, ठीक है। अब देखिए तो क्या हुआ कि दो रीजन हो गए, एक प्रतिनिधि, ठीक है, और ये पंजाब, उसका बेटे को भगा दिया था पंजाब आक्रमण के मराठों ने, तृतीय युद्ध हुआ। और दोनों शक्तियां बाहर से थी, मराठे भी पश्चिम से आए थे, ये लोग भी अफगान की तरफ से आए थे, और इतना विरोधी हंगामा मचा दिए थे उत्तर भारत में, तो कोई भी इसका साथ नहीं देता है मराठों का, ठीक है। अब देखिए तृतीय युद्ध का पूरा जो विवरण है वह प्रत्यक्षदर्शी, मतलब कि अपनी आंखों देखा हाल का वर्णन कौन किया है, काशीराज पंडित, ठीक है, काशीराज पंडित, इन्होंने वर्णन किया है पूरा, अपने आंखों प्रत्यक्षदर्शी थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 14 जनवरी 1761 के में एक युद्ध होता है, ठीक है। और मराठों का जो नेतृत्व करते हैं वह सदाशिव राव भाऊ मराठों का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। जिसके तोप टुकड़ी, मराठों के जो तोप टुकड़ी था उसका प्रमुख कौन था, इब्राहिम गारदी, ठीक है। मराठों का जो तोप टुकड़ी था उसका जो प्रमुख था वह इब्राहिम गारदी था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पराजित हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पराजित, मराठे पराजित हो जाते हैं। और सदाशिव राव, विश्वराव, ठीक है, विश्वास राव, ये लोग क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसकी सूचना कैसे मिलता है पेशवा को, देखिए कथन देखिए, युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए तथा बड़ी संख्या में धन एवं जन की हानि हुई, ऐसे पेशवा को संकेत मिलता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि ये पेशवा सहन नहीं कर पाते हैं पराजय, और ये सदाशिव राव, विश्वास राव की ये सहन नहीं कर पाते हैं और वह आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी आत्महत्या नहीं करते हैं, वह मृत्यु हो जाता है उनका, सहन नहीं कर पाते हैं और उनका मृत्यु जाता है 1761 में, ठीक है। अब इसके बाद एक अगला जो पेशवा आता है वो आत्महत्या करता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां तक आप नोट कीजिए, इससे आगे बताता हूं मैं। तो दोस्तों हम देखते हैं अब माधवराव
पेशवा बनता है। देखिए ये माधवराव कौन है, ये बालाजी जो बाजीराव थे उनके 3-4 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से उनका पानीपत के जो युद्ध हुआ उसी में उनका जो बेटा था विश्वासराव, उनकी मृत्यु हो गई बड़े बेटे की, तो उसका दूसरा पुत्र माधवराव पेशवा बनता है, ठीक है, 1761 से 72 तक। यह उस टाइम 17 साल का था, कम उम्र में इसने पेशवा बना, और इसके अंदर ये पहले ही से ही प्रभावशाली सैनिक और ये राजनेता भी था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने हैदराबाद के निजाम, मैसूर के हैदर अली, इन सब को, मतलब कि उस टाइम क्या था कि मराठा के पास पानीपत के युद्ध में बहुत सारी मतलब कि इधर बिखर गई थी एकदम, मतलब कि पैसे की कमी, धन की कमी नहीं थी, सेना सब थे एकदम खत्म हो गए थे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, ऊपर से पेशवा भी की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए तो इसने हैदराबाद के निजाम, मैसूर के हैदर अली इसने विवश किया, इन लोगों से पैसे और जमीन नजराना ये सब ले लिया, और उसके बाद इसने ठानी थी कि इसने जितने भी लोग थे उत्तर भारत के जो मोहम्मद मतलब कि अब्दाली के साथ दिए थे उन सबको सबका बदला लेगा, ठीक, तो राजपूत, रोहेला, जाट, सरदारों को इसने सबको अपने अधीन कर लिया और उत्तर भारत पर इसने कब्जा कर लिया दोबारा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए 1771 में इसने क्या किया, माधवराव ने 1771 में, जो कि बादशाह थे, बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो कि कभी आए ही नहीं थे, ये बिहार में, उसके बाद सुजाउद्दौला के बाद ही थे, तो इसने क्या किया, बिहार से इन्हें अवध के जो सम्राट, अवध के जो थे सुजाउद्दौला नवाब, वहां से इनको बुलाया और यहाँ मुगल साम्राज्य की गद्दी पे बैठाया, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसने फिर इनको, कुछ मुगल बादशाह के पास तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो इसने पेंशन भोगी, मतलब इनको पेंशन देना शुरू कर दिए थे और सारा सब कुछ अपने लेते रहते थे मराठे, ठीक है। उसके देखिए फिर उनके बाद इनका बहुत कम समय में मृत्यु हो गया, इसने अपने जितना भी इनका प्रतिभा था, सैनिक थे, सारा उनको उपयोग किया और दोबारा मराठा साम्राज्य को खड़ा किया, ठीक है। और 6 रोशन की 1772 में मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसी के माधवराव के चाचा ने विरोध कर दिया, ठीक है, विरोध कर दिया, और क्या देखिए विरोध करने के बाद इन दोनों में इनके छोटे भाई नारायण राव, माधवराव के छोटे भाई नारायण राव, ये क्या थे, ये चाचा थे, ये राघवनाथ क्या है, चाचा है, और इनमें संघर्ष हुआ जिसमें कि नारायण राव क्या हुआ, गद्दी बैठता है, पेशवा बनता, ठीक है, पेशवा बना 1772 में। और इसी क्या रघुनाथ राव ने बहुत बेरहमी से इस राघव नारायण राव के मृत्यु करवा देता है, ठीक है, मृत्यु करवा देता है, मृत्यु मतलब कि हत्या करवा देता है, और अपने आप को घोषित कर लेता है कि मैं ही पेशवा हूं। लेकिन ठीक है, अब जो थे कि नाना साहब एक थे नाना फडणवीस, ठीक है, फडणवीस ये प्रमुख थे, मतलब कि थे, इन्होंने क्या किया कि इसने जैसे मृत्यु करवाया उसी समय नारायण राव की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और इसके गद्दी पर बैठने के बाद रघुनाथ राव के कुछ ही दिन 40 दिनों बाद इनको मतलब कि पुत्र हुआ, कुछ दिनों बाद पुत्र हुआ, और ठीक है, और तुरंत इन्होंने उस बच्चे को तुरंत माधव नारायण राव का उपाधि देकर, ठीक है, नाम रख कर, और सवाई की उपाधि देकर, सवाई माधव नारायण राव की उपाधि दे नाम रखकर तुरंत उसे गद्दी पे बैठा देता है और इसको घोषित कर देता है, मतलब कि ये रघुनाथ को हटा देता है फडणवीस, ठीक है। और तुरंत ये क्या करता है रघुनाथ राव, तो अंग्रेजों के पास चला जाता है, शरण में चला जाता है, ठीक है। तो इसी के कारण फिर क्या हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है, आगे बताऊंगा। फिर देखिए यही माधव नारायण राव के समर्थक मराठा सरदारों के द्वारा संरक्षित फडणवीस यही थे, रघुनाथ राव के समर्थक, इन दोनों में वो षड्यंत्र होने लगा, जबकि ये भाग गया था अंग्रेजों के पास। अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। तो अब हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो जो रघोबा था, राघोबा वह चला जाता है अंग्रेजों के शरण में, और जो माधव नारायण राव जो उनका पुत्र रहता है माधव राव का, नारायण का, वो छोटा रहता है दिन का, उसका रक्षा पूरा मराठे सरदार करते रहते थे। तो जब ये चला जाता है और रघोबा अंग्रेजों से मदद मांगता है और संधि करता है, ठीक है। हालांकि देखिए जब फिर संधि करता है, संधि में उसने
धन और जमीन देने का वादा करता है रघुनाथ कि मैं जीत गया तो अगर आप मुझे पेशवा बना दिए तो, ठीक है। तो आगल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82 में, 7 वर्षों तक ये युद्ध चलता है, ठीक है। कोई निर्णय निकल नहीं पाता है। फिर देखिए संधि होता है और संधि में सलबाई की संधि होता है, ठीक है। सलबाई की संधि में क्या होता है, अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, और बदले में सालसेट थानद्वीप अंग्रेजों का हो जाता है, ठीक, अंग्रेजों को जाता है। उसके बाद देखिए अब उत्तर भारत में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जो मराठा होता है वह कौन रहता है, महानजी सिंधिया, ठीक है, याद रखिएगा। और पेशवा को क्या बोला जाता है, नायब ए गुनायब। इसका मतलब सीधे समझ लीजिए सवाई, इसका मतलब सवाई, इसका मतलब ये होता है कि अपने एज से, अपने से बड़ों से वह 1.25 गुना ज्यादा है, ठीक है। जो ही नायब ए गुनाई, जो हमारा नायब बना है वह ज्यादा ही उसमें गुण है, ठीक है, एक करने का मतलब है। अब देखिए नाना फडणवीस के हाथों मराठा शक्ति केंद्रित, अभी तो छोटा था और राजा जो नाना फडणवीस है पूरा सारे जो सरदार इसकी रक्षा करते थे, ठीक है, पेशवा का, उसके प्रमुख कौन था, नाना फडणवीस थे। अब इन्हीं के हाथों में सारा केंद्रित हो गया शक्ति, सारा शक्ति इन्हीं के हाथों में केंद्रित हो गया था, सब देख रहे थे। अब देखिए महानजी सिंधिया और महानजी सिंधिया जो कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और नाना फडणवीस के बीच बहुत कठोर था, मतलब कि ये बहुत कठोर थे। कठोर करने का मतलब कि बहुत नियम उयम ये सब में थे। अब इसी के बीच में माधव नारायण ने अपनी हत्या कर ली, इसने हत्या कर ली। अब हत्या करने के बाद फिर पेशवा की के लिए, गद्दी के लिए हो गया, ठीक है। अब इसी में महानजी सिंधिया की भी मौत हो जाती है, फडणवीस की भी मौत हो जाता है कुछ सालों बाद, ठीक है। फिर हमारा बनता, फिर नहीं, उसके बाद क्या होता है कि देखिए फिर अर्ध स्वतंत्र राज्य बनते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, अर्ध स्वतंत्र राज्य का मतलब होता है कि ये 1 2 3 4 एक और होता है पुणे के पेशवा, पुणे के पेशवा कितने हो गए, 5, ठीक है। इन पांचों मिलकर अपना एक टीम की तरह काम करते हैं, ठीक है। बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, ये लोग सारे इनका टीम रहता है। मतलब अपने अपने राज्य में सब स्वतंत्र रहते हैं और सबका साथ देते रहते हैं बाहरी लोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। जिसमें से देखिए क्या होता है, एक लोग अपना हो जाते हैं। फिर जो पेशवा बनता है पुणे में वह कौन रहता है, रघुनाथ राव, ठीक है। ये यही रघुनाथ राव जो कि मराठों के पास उसका बेटा अयोग्य बहुत रहता है, बाजीराव द्वितीय के नाम पर यह बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसी जब ये बना रहता है पेशवा, तभी हमारा ये होलकर और सिंधिया के बीच में क्या हो जाता है, विवाद, बहुत कट्टर दुश्मनी हो जाता है, ठीक है। अब इसी में जो बाजीराव द्वितीय पेशवा है, इनको तो दोनों का झगड़ा सुलझाना चाहिए, लेकिन ये करता क्या है पेशवा, ये तुरंत किसका साथ दे देता है, सिंधिया का, और सिंधिया का साथ देता है। उसके बीच में ये होलकर का एक भाई रहता है, उसकी हत्या करवा देता है, ठीक है। होलकर के जो होता है ये इसकी हत्या करवा देता है। अब ये बदला लेने के लिए तुरंत पुणे पर आक्रमण करता है, ठीक है। आक्रमण करने के लिए इसमें ये तो अकेला रहता है, ठीक है, ये अकेला, होलकर अकेला, और इसमें सिंधिया और बाजीराव की द्वितीय की सेना, पेशवा की सेना भी रहती है, मिलकर सेना रहती है, फिर भी ये हार जाते हैं। और ये इसमें क्या है, बाजीराव द्वितीय भागता है अंग्रेजों के पास, ठीक है, अंग्रेजों के पास भागता है और अंग्रेज इसी की फिराक में रहते हैं। और तुरंत वहां के लॉर्ड वेलेस्ली रहता है, वो तुरंत सहायक संधि का बात करता है, और सहायक संधि में ये तो डरे हुआ रहता है, बाजीराव बेसिन की संधि कर लेता है, ठीक है, संधि कर लेता है। और संधि देखिए क्या करता, संधि में रहता क्या है कि जो एक अंग्रेजों की सेना रहेगी, ठीक है, उसका एक आदमी उसके दरबार में रहेगा, और जो उसका सेना जो दिया रहेगा सहायक के लिए, वह उसका सारा खर्चा वर्चा कौन उठाएगा, बाजीराव उठाएंगे, ठीक है। अब जिसकी जब ये करके ये दोबारा जब आते हैं तो सिंधिया, भोसले ये लोग विरोध कर देते हैं, ठीक है, कि हमें ये क्या करके आए। बाद में ये इनको बाजीराव द्वितीय को समझ में आया कि क्या अंग्रेजों का मकसद है, फिर ये लोग विरोध कर देते हैं। फिर तब हमारा होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, फिर अंग्रेजों का विजय होता है, फिर लोग विरोध करते, फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक है। अब इसमें अंग्रेजों का विजय होता है और अंग्रेज क्या करते हैं, पेशवा के पद को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और जो भी पेशवा रहता है उसको वार्षिक पेंशन के तौर पर बिठूर भेज देते हैं। बिठूर जो कानपुर के क्षेत्र के अंदर आता है वहां भेजते हैं, जहां पर इसकी 1851 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जो पेंशन मिलता रहता है
पेंशन मिल रहा था, तो जो पेशवा रहता है उसका पुत्र भी चाहता था कि हमें भी पेंशन मिले। ठीक है, उसके पुत्र का नाम था नाना साहब। नाना साहब असली नाम देखिए क्या था, धोंदू पंत। ठीक है, वो भी विरोध विरोध करता है, लेकिन अंग्रेज देते नहीं है। ठीक है, उसी के बीच क्या होता है कि इसने जो 1857 की क्रांति हुई थी, संग्राम हुआ था, उसी के पीछे धोंदू पंत इसमें साथ देता है और इसी के पीछे विद्रोह भी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेज दमनकारी प्रक्रिया निभा लेते हैं, निर्णय लेते हैं और ये नेपाल भाग जाता है। ठीक है, यहाँ से खत्म हो जाता है। देखिए, फिर मैं अगले वीडियो में एक और बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि आंग्ल मराठा युग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा।